नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और हम सबसे पहले बात करेंगे मायावती और अखिलेश के बनते बिगड़ते रिश्तों की। दरअसल यूपी के इन धुरंधर नेताओं में रिश्तों का गणित उलझा हुआ है। साथ ही देखिए यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के ताबड़तोड़ हमले से डरे सहमे लोगों की दास्तां, और वहां खौफ का माहौल है। और देखिए देवभूमि उत्तराखंड के राजधानी पर सवाल, सरकार गिराने पर बवाल से जुड़े मुद्दे पर खास रिपोर्ट। तो चलिए चलते हैं विस्तार में। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात यूपी की सियासत में धाक रखने वाले दो नेताओं की। मायावती और अखिलेश यादव के रिश्तों का गणित लगातार उलझता हुआ नजर आ रहा है। बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच आभार धन्यवाद का नया दौर शुरू हुआ तो पहले शुक्रिया फिर आर पार का संग्राम छिड़ गया। दरअसल मामला उपचुनाव को लेकर गरमाया हुआ है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। माया अखिलेश के रिश्तों का गणित, बनते बिगड़ते रहे रिश्ते, आभार धन्यवाद का नया दौर, पहले शुक्रिया फिर आर पार। खास रणनीति के तहत सपा अध्यक्ष उठा रहे कदम। सपा अध्यक्ष की बसपा के वोट पर नजर है। मायावती अखिलेश की रणनीति को अच्छी तरह से भांप रही। संबंधों के नए दौर के पीछे उपचुनाव के गणित को मान रहे हैं जानकार। मायावती अखिलेश के रिश्तों की बात करें तो हाल में मथुरा से बीजेपी विधायक राजेश चौधरी ने एक डिबेट में मायावती को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहा था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने राजेश चौधरी को बीजेपी से बाहर करने और उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी। इसके बाद मायावती ने पोस्ट कर अखिलेश का आभार जताया था। 2 दिनों पहले मायावती ने अखिलेश यादव का आभार जताया था, फिर अगले ही दिन बीएसपी अध्यक्ष बीजेपी का आभार जताने लगी। उन्होंने तो गेस्ट हाउस कांड का जिक्र भी छेड़ दिया। बता दें कि समाजवादी पार्टी नेताओं पर मायावती के साथ लखनऊ के गेस्ट हाउस में दुर्व्यवहार के आरोप लगे थे। नए दौर की सियासत में अखिलेश यादव मायावती के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने को तैयार हो गए, पर बीएसपी अध्यक्ष ने उन्हें बीजेपी के आभार वाली बात से झटका दे दिया। गेस्ट हाउस कांड में मायावती की मदद बीजेपी नेताओं ने की थी। अब 30 सालों बाद भी मायावती इसके लिए बीजेपी का शुक्रिया कर रही हैं। वहीं अखिलेश यादव ने मायावती के इस बदले हुए रुख को बीजेपी की चाल बताया। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि बीएसपी अध्यक्ष को सम्मान मिले, पीडीए परिवार का मान रहे, क्योंकि वो भी इसी समाज से हैं। उनके लिए बीजेपी के विधायक ने जिस शब्द का प्रयोग किया वो बेहद अपमानजनक है। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए परिवार के लोग हजारों साल से ऐसा व्यवहार देखते आ रहे हैं। उस विधायक को जूते से पीटना चाहिए। भाजपा के नेताओं के कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए। वो हैसियत से ज्यादा बोलने लगे और कभी कभी वो अपने नेताओं खुश करने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। बहन जी हमारी नेता है, आदर्श है, उनके सम्मान से अगर उनके सम्मान में कोई गलत शब्द कहेगा तो फिर भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग उससे हिसाब किताब करेंगे। इस बात को मैं उनको सावधान करना चाहता हूं। बता दें कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती अखिलेश यादव को दलित विरोधी बताती है। कांग्रेस पर भी आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि पार्टी ने गेस्ट हाउस कांड पर समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं कहा। सारा खेल दलित वोट का है। मायावती अपने बेस वोट बैंक को बचाने में जुटी हुई हैं। अखिलेश यादव उनके दलित वोटरों को अपने साथ करना चाहते हैं। वे बता रहे हैं कि मायावती के ताजा बयान के पीछे बीजेपी की चाल है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग पीडीए परिवार के साथ नहीं देखना चाहते हैं। भाजपा विधायक राजेश चौधरी ने मायावती को यूपी का सबसे अधिक भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया था। साथ ही कहा था कि पहली बार उन्हें सीएम बनाना भाजपा की गलती थी। इस बयान के खिलाफ अखिलेश यादव खुलकर मायावती के साथ खड़े हुए। अखिलेश कहते हैं सच तो ये है कि आभार उन लोगों का है जो पिछले 2 दिनों से अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर अपना सक्रिय विरोध दर्शा रहे हैं।
इस विरोध का मूल कारण है भाजपा के एक विधायक द्वारा शोषित वंचित समाज की एक सम्मानित भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री का सरेआम किया गया अपमान। हालांकि मायावती एक ओर अखिलेश यादव का आभार व्यक्त कर रही थी तो दूसरी ओर दलितों के कोटे पर सपा प्रमुख की चुप्पी पर सवाल भी खड़ा कर रही थी। राजनीति के जानकार मानते हैं कि बसपा का आधार वोटर पिछले लोकसभा और उससे पहले विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन से निराश है। सपा को उम्मीद है कि ये वोटर उसकी ओर रुख कर सकता है। भले ही लोकसभा चुनाव में बसपा ने कोई सीट ना जीती हो, पर यूपी में उसे 9% से ज्यादा मत मिले थे। दरअसल सपा नेतृत्व अच्छी तरह से जानता है कि मायावती को मान सम्मान देने पर ही ये आधार वोट उन्हें मिल सकता है, बशर्ते भाजपा से हमदर्दी रखने वाले मतदाताओं को ये महसूस हो कि उनकी पार्टी का प्रत्याशी जिताऊ स्थिति में नहीं है। यही वजह है कि एक खास रणनीति के तहत अखिलेश यादव मायावती के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। भेड़िया अब तक 9 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं और इसमें से अधिकांश बच्चे शामिल हैं। वन विभाग के साथ पुलिस प्रशासन की टीमें भेड़ियों को ट्रैक करने में लगी हुई हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। फिलहाल दर्जनों गांव डर के साए में जीने को मजबूर है। देखिए ये रिपोर्ट। आदमखोर भेड़ियों की दहशत। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक। कई मासूमों को उतारा मौत के घाट। ड्रोन से देखे गए 4 आदमखोर भेड़िए। महसी इलाके में 45 दिनों से आतंक बरकरार। आदमखोर भेड़ियों के ताबड़तोड़ हिंसक घटनाओं से दहशत। आदमखोर भेड़ियों के हमले में करीब 8 की मौत। डर के साए में खैरी घाट का रायपुर देवानपुरवा गांव। मां के साथ सो रहे मासूम को भेड़िए ने बनाया शिकार। भेड़ियों के आतंक से करीब 47 घायल। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। बीती रात आदमखोर भेड़ियों ने थाना खैरीघाट क्षेत्र में 5 वर्षीय एक बच्चे को अपना निवाला बना लिया। इस घटना से इलाके में भेड़ियों का खौफ और फैल गया। पिछले 30 से 40 दिनों से जिले में भेड़ियों का आतंक जारी है। बता दें कि आदमखोरों ने अब तक आधा दर्जन से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। वन विभाग की कई टीमें गश्त में जुटी हुई हैं, लिहाजा ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर हैं। दरअसल बहराइच जिले के महसी तहसील क्षेत्र में हुई 8 घटनाओं के बाद 9वीं घटना थाना खैरीघाट क्षेत्र के दीवानपुरवा से सामने आई है। यहाँ 5 वर्षीय अयांश को आदमखोर भेड़िया उस समय उठा ले गया जब वह अपनी मां रोली के साथ घर के आंगन में सोया हुआ था। रोली की नींद खुलने पर जब उसने अपने बच्चे को गायब देखा तो चीख पुकार मचाई। परिजनों ने बच्चे को काफी तलाश किया लेकिन वह नहीं मिला। सुबह बच्चे का शत विशत शव गांव से कुछ ही दूरी पर पड़ा मिला। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने घटनास्थल की जांच पड़ताल की। बताया जा रहा है कि आदमखोर भेड़िए ने ही बच्चे को मारा है। इससे पहले भेड़िए 8 लोगों को मार चुके हैं। मैं यहाँ इनफैक्ट पहली बार नहीं आई हूँ, मैं इससे पहले भी काफ़ी बार आ चुकी हूँ बहराइच। और जो बात आपने बताई कि भेड़ियों से यहाँ पे मृत्यु हो रही है, तो वही आपको बताना चाहूँगी कि 3 भेड़िए हम लोग पकड़ चुके हैं और 3 और भेड़िए हैं जो कि हम लोगों ने लोकेट किए हुए हैं, उसको भी बहुत जल्दी हम पकड़ लेंगे। और पब्लिक अवेयरनेस का जो कार्यक्रम है वहाँ पर हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे कंजर्वेटर, हमारे डेपोस, हमारी पूरी टीम लग करके पब्लिक अवेयरनेस के कार्यक्रम यहाँ पे चला रही है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जितना वन विभाग सपोर्ट कर रही है, लोगों को स्वयं की भी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें भी ये देखना होगा कि अपने बच्चों को लेकर के रात में बाहर ना सोएं, बाहर ना निकलें। इसके लिए बार बार मुनादी कराई जाती है, बार बार बताया जाता है लोगों को, लेकिन उन्हें भी जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। बच्चे हमारे बच्चे हैं, इस प्रदेश के बच्चे उनके बच्चे हैं। बच्चों की सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य है। जब भी किसी बच्चे के साथ कोई भी दुर्घटना होती है, बहुत तकलीफ होती है हम लोग को, क्योंकि मुझे मालूम है कि एज अ मदर माँ को कैसी तकलीफ होती है, उस तकलीफ को मैं पहचानती हूँ,
समझती हूँ और इस बात को मैं एहसास करती हूँ। कितने बच्चे घायल हैं अब तक हुए हैं इन हमलों में? कितने बच्चे मौत हुए, कितने घायल हुए हैं जब से ये सिलसिला चल रहा है? ऐसा है कि 5 बच्चों की मृत्यु की ये न्यूज़ आई है जी। और बहुत सारे बच्चों को कॉम्पेंसेशन भी दिया जा चुका है और कुछ लोगों का, जैसे आज वाला जो इंसिडेंट था, आज वाले इंसिडेंट में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन की भी ज़रूरत है, क्योंकि आज हमने जाकर के वहाँ पे देखा कि वो एनिमल के मार्क्स नहीं दिखाई देते जो बताया गया था कि बॉडी को उन्होंने वो लिफ्ट करके लेके गया। वो बच्ची लगभग 6 से 8 साल की बच्ची बताई जा रही है। कैसे उसने लिफ्ट किया, क्या किया, वो सब इन्वेस्टिगेशन का मामला, वो इन्वेस्टिगेट हो जाए, कायदे से समझ ले कि आखिर किस प्रकार से हुआ है, अटैक्स किस प्रकार से हो रहे हैं, तो आगे की स्ट्रेटेजी और प्रॉपर तरीके से हम प्लान कर सकते। आपको बता दें कि भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 वन प्रभागों बहराइच, कतरनिया घाट, वाइल्ड लाइफ, श्रावस्ती, गोंडा व बाराबंकी की लगभग 25 टीमें लगी हुई हैं, लेकिन इस पूरी कवायद का इन आदमखोरों पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है। भेड़िए एक के बाद एक नए शिकार की तलाश में इंसानी बस्ती में हमले की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अब तो इन आदमखोरों ने अपना दायरा जिले के अन्य क्षेत्रों तक बढ़ा लिया है। ग्रामीणों के मुताबिक इन आदमखोरों के हमले में ताज़ा घटना मिलाकर ही 9वीं घटना है। वहीं वन विभाग के अनुसार ये 7वीं घटना है। बहराइच के डीएफओ जहां इन भेड़ियों की कुल संख्या 6 बता रहे हैं, तो प्रभावित इलाकों के ग्रामीण इनकी संख्या 2 दर्जन भर बता रहे हैं। क्षेत्रवासियों को तो हम यही संदेश दे रहे हैं और हर गांव में माइक भी बज रहे हैं कि जागते रहो, डरो मत, और जितने छोटे बच्चे हैं उनके घर के अंदर उनको सोने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। घर के अंदर सोएं, जब तक इस भेड़िए का आतंक समाप्त नहीं होता है तब तक घर के अंदर रहें। बड़े लोग बाहर रहें और जो भी लोग बाहर रहें वो लाठी डंडा के साथ में बाहर रहें और लोगों को जगाते रहें और खुद जागते रहें। अब तक लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, प्रशासन और वन विभाग भेड़ियों को पकड़ नहीं पाया, तो इसे क्या मानेंगे आप? 3 भेड़िए पकड़े गए हैं और वन विभाग के कथनानुसार एक बड़ा भेड़िया है जो 3 टांग है, 1 टांग से घायल है, लंगड़ा है, और 2 एक साथ के हैं। अभी 3 नहीं पकड़े गए हैं। हमें लगता है कि अभी और थर्मल ड्रोन की आवश्यकता है और रेणु सिंह जी ने कहा है कि डीएफओ बाराबंकी भी आएंगे, संभवतः कल तक आएंगे जी, कल वो भी आ रहे हैं। श्रावस्ती का भी वन विभाग लगा है, गोंडा के भी कुछ अधिकारी लगे हैं। तो वन विभाग तो पूरी मुस्तैदी के साथ लगा है, लेकिन इनका समानांतर विभाग जो है पुलिस विभाग, हमारे ख्याल से न तो घटनास्थल तक इंस्पेक्टर गए हैं अब तक के, जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तब तक के न तो हरदी के इंस्पेक्टर घटनास्थल तक गए हैं, न सीओ घटनास्थल तक के गए हैं, न एसपी आरए घटनास्थल तक के गए हैं, और इतनी वारदात होने के बावजूद न ही पुलिस का कोई आला अफसर घटनास्थल तक गया है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। कम से कम मानवीय संवेदना होते हुए कम से कम उन घटनाओं पे जाना चाहिए और घटनाक्रम को देखना चाहिए कि एक दूसरे से घटना मैच कर रही हैं कि मिस मैच कर रही हैं, कहीं इसकी आड़ में कोई दूसरा कृत्य तो नहीं चल रहा है। तो सरकार से यही आग्रह है कि इसकी जांच कराकर दूध का दूध और पानी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चाल। और स्पेशल रिपोर्ट में जिक्र देवभूमि उत्तराखंड का, जहां पर मानसून की भारी बारिश के बीच राज्य में गैरसैंण और सरकार गिराने के दावे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने विधानसभा में दावा किया है कि बीजेपी सरकार गिराने को गुप्ता बंधु साजिश कर रहे थे और जिसमें से 500 करोड़ रुपए तक खर्च करने को तैयार थे। उमेश कुमार के इस दावे के बाद राज्य में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर सरकार को गिराने की साजिश का खेल शुरू हो गया है। ये दावा विधानसभा के भीतर खुद एक विधायक ने किया है। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने विधानसभा में दावा किया है कि भाजपा सरकार गिराने को गुप्ता बंधु साजिश कर रहे थे, जिसमें वे 500 करोड़ रुपए तक खर्च करने को तैयार थे।
उमेश कुमार के इस दावे के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सरकार से इस मामले की जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि क्या सरकार खुफिया तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, जो एक निर्दलीय विधायक को सरकार गिराने की सूचना सरकार से पहले पता चल जा रही है। मैंने कहा सदन में कि अब कुछ लोगों का ये कहना है कि इनका ये कहना है कि हम सरकार से बदला लेंगे, सरकार जो है हम ये पलट देंगे चाहे हमको 500 करोड़ खर्च करने पड़े। तो मैं इनको इतना कहना चाहता हूं, हमारे सरकार से मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, और राज्य के प्रति हमारी निष्ठा में कोई कमी नहीं है। कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड राज्य की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बहुत ही अटपटा, अजीबोगरीब और संवेदनहीन, गैर जिम्मेदाराना बयान है उमेश कुमार का। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार धामी जी की गिर रही है, दर्द उमेश कुमार को उठ रहा है, ये भी बहुत अपने आप में आश्चर्यजनक है। वहीं सरकार के पास तमाम खुफिया एजेंसी होने के बावजूद एक निर्दलीय विधायक को ये पहले पता चल जा रहा है कि यहाँ सरकार गिरने वाली है, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गले नहीं उतर रहा है। और तो और उमेश कुमार ने सीधे सीधे एक इशारा भाजपा के विधायकों पे किया है कि इसका मतलब भाजपा के विधायक बिकने के लिए तैयार है क्या? बिकाऊ है भाजपा के विधायक जो 500 करोड़ में बिक जाएंगे, क्योंकि सरकार तो तभी गिरती है जब विधायक पाला बदल लें। तो कहीं ना कहीं विधायकों को अपने बचाव में आना चाहिए, और विधायकों की चुप्पी ये बताती है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है, बिना आग के धुआं नहीं उठता। और उमेश कुमार का ये बयान सारी उंगलियां भाजपा के विधायकों पे खड़ा करता है कि वो सेलेबल हैं, वो ऑन सेल हैं, इसलिए सरकार गिरने की पूरी सुगबुगाहट है। और मिट्टी में मिलाने की जो बात उन्होंने कही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक निर्दलीय विधायक के आवरण में उमेश कुमार सीधे सीधे भाजपा के लिए काम करते हैं। ऐसी जो लोकतंत्र की स्तंभ है, वहां पर कोई भी बात हो तो वो गंभीरता से होनी चाहिए। वो चौराहा भाषण का अड्डा नहीं है, एक एक शब्द का मूल्य होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि विधानसभा में एक भी बात उठी है उसका पूरी ताकत के साथ उसको प्रमाणित होना चाहिए, नहीं तो किसी को जो चाहे बोलने की छूट नहीं होनी चाहिए। और यदि ये घटना है तो उसको हर कीमत पर उसका खुलासा होना ही होना चाहिए, और एक निर्धारित समय में होना चाहिए। आपको लगता है सरकार को इस मामले में गंभीरता से जांच करनी चाहिए, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने बोला है उसको भी साबित करना चाहिए, सरकार को भी जांच करनी चाहिए। नहीं, मैं पहली बात ही कह रहा हूँ। और फिर गवर्नमेंट को भी पूछना चाहिए, बताओ भाई हाउस में अगर आपने बोला, हाँ, क्योंकि हाउस को हल्केपन से नहीं ले सकते। वही एक और जहां राज्य में गुप्ता बंधु की ओर से सरकार गिराने की साजिश पर सियासी बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में गैरसैंण के मुद्दे पर सियासत बयानबाजी फिर से शुरू हो गई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यह दावा किया है कि वे मुख्यमंत्री रहते हुए गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना चाहते थे, लेकिन विजय बहुगुणा समेत कांग्रेस छोड़कर जाने वाले अन्य नेताओं ने इसका विरोध किया। वहीं हरीश रावत के इस आरोप पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे पार्टी से अलग होने के 1 साल बाद तक हरीश रावत मुख्यमंत्री रहे। हरीश रावत चाहते तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के संबंध में फैसला ले सकते थे। हरीश रावत जी के बयान के बारे में मुझे भी जानकारी मिली। बड़ा आश्चर्य हुआ कि हरीश रावत जैसा वरिष्ठ नेता इस तरह की बातें करें। अरे हम लोगों को उन्होंने दोषी बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम लोगों के छोड़ने के 1 साल बाद तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। आखिर क्यों नहीं उन्होंने गैरसैंण पे फैसला लिया? देखिए, हरीश रावत जी के बयानों में उनकी ढलती उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इस उम्र में कहीं न कहीं दिमागी दिवालियापन उनका निकल गया। और अगर मैं बोलूं तो उत्तराखंड में हरीश रावत झूठ बोलने की एक चलती फिरती मशीन है, और इसी झूठ बोलने की आदत ने उनको आज उनको तो गत में लाने का काम किया। पूरे उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस को अगर किसी ने आज जमीन के नीचे ले आने का काम किया तो वो केवल हरीश रावत है। और मैं उनको आज फिर सलाह दे रहा हूँ कि अपनी उम्र के कारण उन्हें बानप्रस्थ आश्रम में जाकर के निश्चित रूप से संन्यास ले लेना चाहिए। देखिए, सुबोध उनियाल जी ने अगर हरीश रावत जी को झूठ बोलने की मशीन बताया है, तो सबसे पहले तो सुबोध उनियाल जी को जो है अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उन्होंने जो है उस पार्टी की पीठ में छुरा भोंक करके भाजपा का दामन थामा, जिस पार्टी ने उनको जो है
इस प्रदेश की सियासत में इतना बड़ा रुतबा दिया और उसके बाद उन्होंने जो है पार्टी की पीठ में छुरा भोंका। और हरीश रावत जी तो इस प्रदेश के जननायक हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और विरोधी दल के लोग भी उनका सम्मान करते हैं। और हरीश रावत जी ने गैरसैंण के संबंध में जो भी वक्तव्य दिया है, मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता भी उससे सहमत है, क्योंकि हरीश रावत जी की सरकार को जिस तरीके से अस्थिर करने का प्रयास हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और सरकार अगर स्थिर नहीं होती तो निश्चित तौर पर वो अपना वादा पूरा करते और गैरसैंण को राजधानी घोषित उस कार्यकाल में कर देते, क्योंकि जो भी वहां पर अवस्थापना विकास का काम हुआ है वो तो आदरणीय हरीश रावत जी की सरकार में ही हुआ है। और भाजपा की प्रचंड बहुमत वाली सरकारें अभी तक एक ईंट भी गैरसैंण के नाम पर नहीं रख पाई हैं, इसका जवाब भी तो उनको देना चाहिए। ये राजनीतिक पार्टियों का हमेशा का सुगुफा रहा है। कोई भी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। कोई भी राजनीतिक दल का नेता वो सोचता है कि भाई पहाड़ी लोग हैं, ये तो कोई ज्यादा विरोध करते नहीं है, पहाड़ों में लगातार पलायन हो रहा है, वहां तो जनसंख्या कम हो रही है, तो इसलिए जो मैदानी क्षेत्र में जो लोग हैं और जो अपनी सुख सुविधाएं हैं ये छोड़ करके कोई गैरसैंण नहीं जाना चाहता। इसीलिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि गैरसैंण के बारे में सिर्फ बातें हो रही हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री रहा हो, पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, वर्तमान नेता, कोई भी गैरसैंण के प्रति संवेदनशील नहीं है। आप लगा लीजिए कि कुछ नेता कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार नहीं गिरती तो हम राजधानी बना देते। तो भाई तुम बताओ ना कि जब सरकार थी तब कौन सा लेटर जारी कर दिया, तब कौन सी घोषणा कर दी आपने? सरकार गिरने में कोई बयान देने का तो कोई दिक्कत नहीं थी। कोई बयान बता दो उस दौरान का, कोई लेटर बता दो उस दौरान की, कोई मीटिंग बता दो कि भाई हमने पार्टी की मीटिंग या सरकार ने एक मीटिंग बुलाई गैरसैंण के बारे में, कुछ नहीं। कुल मिलाकर मानसून की भारी बारिश के बीच राज्य में स्थायी राजधानी और सरकार गिराने के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार को अस्थिर करने की साजिश की जा रही है? आखिर कैसे सरकारी खुफिया तंत्र को इस साजिश का पता नहीं चला? क्या धामी सरकार इस मामले की जांच कराएगी? सवाल ये भी है कि यदि हरीश रावत ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी नहीं बनाया तो आखिर क्यों भाजपा गैरसैंण को स्थायी राजधानी की घोषणा नहीं कर रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।